हेलो बच्चों, हमने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि नर के में विषण के बारे में बात किया था। ठीक, अब मादा के अंडाशय की बात करते हैं। फीमेल के अंडाशय, ओवरी की बात होती है। अंडाशय स्त्रियों में भी जो पाई जाती है वो कैसी होती है? एक जोड़ी होती है और बाल्यावस्था में वह निष्क्रिय होती है। लेकिन जैसे ही उम्र 11 से 13 के बीच में पहुंचता है, वहां पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स द्वारा स्रावित LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स द्वारा यह सक्रिय हो जाता है। कौन सक्रिय हो जाता है? ठीक, अंडाशय आपका क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। इसके सक्रिय होते ही महिलाओं में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं में क्या होने लगता है? मासिक धर्म प्रारंभ होने लगता है। और साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, विकसित होने लगते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं। अंडाशय से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। अच्छा, जब विकसित होने लगे तो कुछ हार्मोन्स भी बनेंगे। हार्मोन्स फीमेल में 3 ही बनते हैं, मैंने बताया भी था, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अब कब कहाँ कौन बनता है उसके बारे में। एस्ट्रोजन यह अंडाशय की पुटिका कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। फॉलिकल्स द्वारा स्रावित हार्मोन नारी हार्मोन्स है। ठीक, इसको ही नारी विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक, इसके स्रावण से क्या होता है? स्त्रियों के जननांग तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है। जननांग तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है, जैसे आवाज का पतला होना, त्वचा का मुलायम होना ना, कंधों का झुक जाना ना, ये सब क्या है? इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिसको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं ना। एस्ट्रोजन के वजह से ही होता है। फिर आता है दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। इसका श्रावण कहां से होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है। किससे होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है, जो एक पीली तरह की छोटी सी ग्रंथि होती है। और इसका श्रावण अंडोत्सर्ग के बाद होता है, ओव्यूलेशन के बाद, जब अंडा बन जाता है और उसके बाद होता है। ठीक, और यह हार्मोन महिलाओं के गर्भ धारण में सहायक होता है। ठीक है ना, गर्भ धारण में क्या करता है? सहायता करता है, कंसीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका रिलैक्सिंग हार्मोन्स। ये कब इसका यूज होता है? बेबी बॉर्न के समय। इसका भी श्रावण कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है और गर्भावस्था के समापन के समय होता है। यह क्या करता है? गर्भाशय के मुख को चौड़ा करता है और शिशु के जन्म को आसान बना देता है, सुगम बना देता है। ठीक, क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं बच्चों पादप हार्मोन्स, पौधों के हार्मोन्स। तो पादप जिस तरह से जंतुओं के हार्मोन्स होते हैं, जो उनके विकास, वृद्धि और उनके अंदर मतलब नया डेवलपमेंट लाते हैं, ठीक उसी तरह से पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, जो उनकी शरीर की सारी, उनके पादप की सारी क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनके हार्मोन्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनके जो हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के हैं, उनको मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक है आपका वृद्धि कारक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये हार्मोन्स पेड़ पौधों के वृद्धि और विकास को प्रेरित करते हैं। और इसमें आता है जैसे ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, कौन आता है? ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। इसी तरह से दूसरा हार्मोन होता है जो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, विकास को रोकने का कार्य करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। इसमें कौन आते हैं? विकास, देखिए इसमें लिखा है वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसमें आता है एबिसिसिक अम्ल और एथाइलिन, 2 है। समझ में आया बच्चों? अब सबसे पहले हम लोग इसके वृद्धि हार्मोन्स की बात करेंगे। और वृद्धि हार्मोन्स में पहला कौन आता है आपका? ऑक्सिन। कौन आता है? ऑक्सिन। टोटल आपको 5 पढ़ने हैं, 3 इसमें और 2 इसमें। तो हम इस तरह से क्रम में चल रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा।
तो जो ऑक्सीन्स है यह एक जटिल कार्बनिक रसायन है जो पौधों के जड़ों, तनों, फलों, पुष्पों सबके विकास में सहायक होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? यह सदा जैसे जड़ के जहाँ जड़ एकदम किनारा होगा वहां पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे नीचे गए जड़, ऐसे आया और ऐसे होकर के ऐसे गया तो यहाँ पाया जाएगा। तने पर पाया जाएगा या पौधों के शीर्ष भाग, ऊपरी भागों पे ये पाया जाएगा जहां ग्रोथ होने के चांस होते हैं, समझ में आया, वृद्धि के चांस होते हैं, वहां ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये कोशिका के विभाजन और उसके दीर्घीकरण माने लंबे होने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है, इसलिए उन्हीं जगह पाया जाता है। अब कुछ ऑक्सीन्स के उदाहरण बता दूं। ऑक्सीन्स के भी कई हार्मोन्स अलग अलग हैं। तो पहले का नाम देखिए क्या है? इंडोल एस्टिक अम्ल, इंडोल एस्टिक एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोल एस्टिक एसिड IAA कहते हैं। दूसरा कौन है? इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, जिसे इंग्लिश में इंडोल प्रोपियोनिक एसिड IPA कहते हैं। तीसरा है नैप्थलीन एस्टिक एसिड, नैप्थलीन एस्टिक एसिड को NaA कहते हैं। और इसी तरह से चौथा है फिनाइल एस्टिक एसिड, फिनाइल एस्टिक एसिड को PAA कहते हैं। ठीक, अब ये सारे हार्मोन्स हमारे वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पादप में स्वयं बनते हैं। और अगर कहीं कमजोर पड़ रहा है तो हम इनका छिड़काव भी करते हैं। हम इनका क्या कर सकते हैं? छिड़काव कर देते हैं पेड़ पौधों पे, तब उसके बाद वृद्धि करने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं? देखिए, कोशिका वृद्धि और दीर्घीकरण तथा तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। जड़ तने की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यह पत्तियों के गिरने, फूलों के खिलने, फलों के बनने और उनके पकने में को प्रभावित करते हैं। अनिषेचित पुष्पों पर यदि इसका छिड़काव कर दिया जाए तो बीज रहित पुष्प बन जाते हैं। और कुछ ऑक्सीन्स खरपतवार नाशक भी होते हैं। अगर छिड़क दीजिए तो गेहूं मक्का के खेत में जो फालतू खरपतवार किसे कहते हैं? देखिए, जैसे आप गेहूं बुआई करते हैं, इस समय गेहूं बुआई अच्छी खासी चल रही है, तो गेहूं के बुआई में क्या होता है? गेहूं तो आपने छिटाई कर दिया, उगने लगता है, तो उसके साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी आ जाते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है। जैसे बथुआ आता है, आपको पता है, गेहूं खेत में कौन आ जाता है? बथुआ आ जाता है, रावा आ जाता है, और तो और उसके साथ घुड़जई भी आ जाता है। घुड़जई एक पौधा होता है जो एकदम गेहूं के जैसा होता है। उसको जो खेती बाड़ी नहीं करता वो नहीं पहचान पाएगा, जैसे मैं ही नहीं पहचान पाऊंगा। मुझे खेती बाड़ी करना आता ही नहीं है, मतलब मैंने किया नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जो किसान होता है ना, वो अच्छे से पहचान लेता है। बथुआ तो चलो कुछ काम में भी आ जाता है, आप खा सकते हैं, जानवर को खिला सकते हैं, और सरसों के भी उगाते हैं कुछ पौधे ना। नहीं कुछ होगा तो दूब घास उगाएगा। तो उन सब पौधों को समाप्त, जब आप उसमें खाद पानी डालेंगे तो उस खाद पानी को अन्य पौधे भी ले लेंगे कि नहीं लेंगे? सब बंटवारा करेंगे। लेकिन अगर आपका गेहूं रहे और अन्य लोग ना रहे तो सारा खाद पानी कौन पाएगा? गेहूं पाएगा। तो गेहूं का अच्छा विकास होगा कि कम विकास होगा? अच्छा। इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं, जिससे गेहूं अगर हमारा प्रमुख फसल है तो उसके अन्य जो साथ में उगे हैं वे सब क्या हो जाए? समाप्त हो जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं? अच्छा पैदावार कर सकते हैं ना। तो उसमें हम लोग इन खरपतवार नाशकों का भी उपयोग करते हैं। इसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक अम्ल, इनका उपयोग करते हैं। ऐसे और बहुत सारे खरपतवार नाशक हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं देखिए किसान लोग ना निराई कराते हैं अपने खेत में, तो निराई कराते समय बहुत सारे पेड़ पौधे दब जाते हैं, तो एक आदमी घुस करके छिड़काव कर दिया, सब अपने आप मर जाएंगे और हमारा गेहूं अच्छे से हो जाएगा। गेहूं पर ये बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, मतलब जो आपका प्रमुख फसल होगा उस पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि हर फसल के लिए अलग अलग खरपतवार नाशक होते हैं, ये भी बात जानते रहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक ऑक्सीन का हो गया, अगले 4 बचे हुए हैं, अगले वीडियोज में बताएंगे। धन्यवाद।